जी तो फ्रेंड, मूवी स्टार्ट होती है तो हमें 2067 का टाइम पीरियड दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूचर में अर्थ पर कोई ट्री नहीं बचा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से अमेज़न का जंगल भी बिल्कुल तबाह हो गया है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से काफी तबाही मची हुई है। हीट वेव्स जनरेट हो रही थी, फ्लड्स आ रहे थे, यहाँ तक कि बहुत से कंट्रीज भी अर्थ से खत्म हो चुके थे। अब इसका इफेक्ट ये हुआ कि जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन भी खत्म हो गई, क्योंकि दरख्त ही नहीं है। इसलिए क्रोनिक कॉर्प नाम की कंपनी ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाई थी, ताकि लोगों को वो ये बेचकर पैसा कमा सकें। लेकिन ये ऑक्सीजन भी काम की नहीं थी। इसी वजह से तो एक नया पेंडेमिक आ जाता है, और इस ऑक्सीजन की वजह से तो लोग मरने लगे थे। इसी में हम दो कैरेक्टर्स ईथन और जूड को देखते हैं, जो क्रोनिक कॉर्प के ही माइन वर्कर्स हैं। इस कंपनी का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कोड सिस्टम था, और उसी पे ये दोनों काम करते थे। यहाँ पर ईथन की वाइफ थी जेंटी, और उसे भी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से इन्फेक्शन हुआ था, और शायद वो भी जल्द मरने वाली थी। और एक दिन जब जूड और ईथन काम कर रहे थे, तो इसी कंपनी की सीटीओ रेटिना जैक्सन ईथन को बुलाकर कहती है कि क्योंकि जमीन पर इंसान अब खत्म होने वाले हैं, तो इंसानों को बचाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो उसे जबरदस्ती एक लैब लेकर जाती हैं, जहां ईथन के फादर ने ही एक टाइम ट्रेवल मशीन क्रोनिकल डेवलप की थी। रेजिना बताती है कि क्रोनिकल के फर्स्ट ट्रायल में उन्होंने रेडियो वेव्स सेंड किए थे, ये चेक करने के लिए कि दूसरी साइड पर क्या है। तो ये रेडियो वेव्स 407 साल फ्यूचर में बाउंस होकर वापस इन्हें रिसीव हुए थे, लेकिन चेंज होकर। फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, और किसी ने वापस इन रेस को यहाँ सेंड किया था। ये देखकर ईथन काफी हैरान होता है कि 407 साल बाद लोग कैसे जिंदा हैं। रेजिना उसे बताती है कि जिन लोगों को हमारा मैसेज मिला होगा, उन्हें शायद ऑक्सीजन के पेंडेमिक का इलाज भी मिला होगा, और वो ही हमारी मदद करेंगे। आगे वो इसे फ्यूचर का एक मैसेज दिखाती है, और इस मैसेज में लिखा था सेंड ईथन वाइल्ड। ईथन को ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है, और वो मना कर देता है। यानी ईथन जब 8 साल का था, तो उसके फादर भी उसे छोड़ के ऐसे ही किसी मिशन के पीछे चले आए थे, और यही सेम चीज ईथन को नहीं करनी थी। अभी हम बैकग्राउंड में ईथन का बचपन देखते हैं। यानी जब वो 8 साल का था, तो उसके बर्थडे पे उसके फादर ने उसे एक बॉक्स दिया था। वो बॉक्स खोलने से पहले वो इसे बताते हैं तुम आगे जाकर साइंसमैन बनने वाले हो। फिर वो इसे बॉक्स में हाथ डालकर बॉक्स खोलने के लिए कहते हैं, और इस बॉक्स में हाथ डालने से अचानक से एक रिस्ट पैड उसके हाथ में लॉक हो जाता है, और उसमें रेड कलर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। काफी ब्लड आने लगा था, और दर्द की वजह से छोटा ईथन रोने लगता है। उसकी माँ आकर उसे संभालती है, तभी उसके फादर उसे छोड़ वहाँ से निकल जाते हैं, और इसके बाद उसकी माँ भी मर जाती है। और यही सारी हिस्ट्री वो रिपीट नहीं करना चाहता था, और इसी वजह से वो मना कर देता है। लेकिन रात में उसका दोस्त जूड उसे समझाता है। लेकिन जब वो जेंटी को ये सब बताता है, तो जेंटी भी आखिरी होप के लिए उसे जाने के लिए कहती है, और अगले दिन वो जेंटी से वादा करता है कि मैं वापस आऊंगा तुम्हारा क्योर लेकर, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब लैब में इसे ब्रीफिंग दी जाती है, और आर्ची नाम का एंटीवायरस दिया जाता है। उसका दोस्त उसे गुड बाय कहता है, और ये खुद ट्रायल मशीन में चला जाता है। काफी मुश्किलात के बाद ये एक अनजान जंगल में लैंड करता है। ये जगह बिल्कुल अलग थी, यानी पेड़ पौधे, नदी, काफी खूबसूरत जगह थी ये। लेकिन लैंड करने की वजह से इसका सूट जल जाता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक जगह दिखाई देती है। साइड पर एक स्केलेटन पड़ा हुआ था, जिसके सर पर एक गन शॉट का निशान था, और सूट पे नाम लिखा था ईथन, और इस पर वैसे ही बैंड था, लेकिन ग्रीन कलर था। और ये सब कुछ देख के ईथन डर जाता है, यानी शॉक हो जाता है। वो यहाँ पर फ्यूचर में मरने वाला है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, अब ईथन काफी डर जाता है, यहाँ तक के पैनिक होने लगता है, और दोनों आर्ची को वो सूट के जरिए रिचार्ज करता है, और उसे अचानक से एक सिग्नल मिलने लगता है। और ये सिग्नल कहाँ से है, ये हमें आगे पता चलेगा। वो रात में आग जलाता है, और उसे कुछ फ्रूट्स मिलते हैं, वो खाने लगता है। अब इस फूड की वजह से ईथन को पॉइजन होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता बारिश होने लगती है, यहाँ तक के तूफान आने लगता है, और अब एक अनजान आदमी आकर अचानक से उसके
उसके सीने में चाकू मारता है और थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये अनजान आदमी उसका दोस्त जूड है और उसने उसे एड्रिनल दिया था क्योंकि पॉइजन की वजह से उसका हार्ट रुक गया था। लेकिन सही टाइम पर जूड यहाँ कैसे आया, क्योंकि लैब में इलेक्ट्रिसिटी काफी लिमिटेड थी। अगली सुबह इन्हें सिग्नल्स मिलते हैं और वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जाते हैं जहाँ पर एक कैमरा ईथन को स्कैन करके डोर ओपन करता है। अचानक से ईथन के रिस्ट पैड से कुछ कनेक्ट होता है और पैड से खून आने लगता है और इसी से मशीन ईथन का डीएनए स्कैन करती है और उसकी आइडेंटिटी रिवील होती है। तभी इसके बैंड की जो लाइट थी वो भी ग्रीन हो जाती है। दोस्तों, ये एक लैब थी और सामने वही टाइम मशीन थी जहाँ से वो आया हुआ था। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो क्योर देने वाले थे। लेकिन वो अंदर ही अंदर पैनिक हो रहा था। अब यहाँ पे ईथन मशीन के लॉक्स ऑन करता है। ईथन को लॉक्स ऑन करने पर उसके फादर रिचर्ड के होलोग्राम के थ्रू इस जगह के बारे में पता चलता है और मूवी का फर्स्ट प्लॉट यहाँ पे रिवील होता है। रिचर्ड अपने पहले एक्सपेरिमेंट के वक्त कहता है कि उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान गॉड्स पार्टिकल की डिस्कवरी हुई है जिसके थ्रू ये लोग टाइप मशीन बना रहे हैं। और दोस्तों, इन बोसॉन पार्टिकल फील्ड्स की वजह से रिचर्ड कोई भी चीज फ्यूचर में भेज सकता है और उनके पास ऑलरेडी अंडरग्राउंड एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन था जो तब तक ऑपरेट करता रहेगा जब तक इन्हें फ्यूचर में फ्रेश ब्रीदेबल एयर अवेलेबल ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हिग्स बोसॉन फील्ड के थ्रू इन्होंने वार्म होल क्रिएट किया था। जिस जगह ईथन अभी खड़ा है ये वही जगह थी जहाँ से ईथन आया है, लेकिन 407 साल फ्यूचर में। लेकिन पहले एक्सपेरिमेंट में वो रेडियो वेव पैकेज सेंड करते हैं और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग स्टेशन के थ्रू उन्हें फ्यूचर में ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग मिलती है। फ्यूचर का ईयर 2474 उस वक्त प्लेनेट हैबिटेबल बन गया था। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें एक और मैसेज डिस्प्ले होता है, ईथन वाइट। अब ये मैसेज देखकर खुद रिचर्ड चौंक जाता है कि फ्यूचर में ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें ईथन चाहिए। रिचर्ड ने ईथन को रिस्ट बेल्ट इसीलिए लगाया था क्योंकि उसने वो मैसेज पढ़ा था कि सेंड ईथन वाइट और उसने फ्यूचर की टाइप मशीन ईथन के डीएनए से लॉक कर दी थी। और यहाँ पर रेजिना का प्लान रिवील होता है कि उसे बस फ्यूचर के लिए, इसीलिए वो फ्यूचर से कोई क्योर ढूंढने वाली नहीं थी। उसे बस ये देखना था कि फ्यूचर में अर्थ हैबिटेबल है भी कि नहीं, और ये सब उसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल जाता है। इसीलिए वो सोचती है कि अगर इंसान अब मरेंगे तब ही अर्थ 400 साल बाद हैबिटेबल प्लेनेट बनेगा और हम सीधा कुछ लोगों को लेकर 400 साल बाद जंप मारेंगे जब अर्थ हैबिटेबल होगी। ये सुनते ही रिचर्ड मना करता है क्योंकि उसने ये मशीन क्योर ढूंढने के लिए बनाई थी और फ्यूचर की ये मशीन ईथन के डीएनए से लॉक कर दी गई है। इसीलिए रेजिना रिचर्ड को मार देती है और जूड को ये ऑर्डर देती है कि छोटे ईथन की परवरिश तुम्हें करनी है जब तक वो बड़ा नहीं होगा, और बड़ा होने के बाद उसे ही फ्यूचर में भेजकर मशीन अनलॉक करनी है। लेकिन तभी उसे एक साइंटिस्ट कहता है कि जो फ्यूचर की मशीन है उसमें भी इनफ पावर नहीं होगी। इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि जूड और ईथन सही वक्त आने तक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ही काम करेंगे, यानी वो फ्यूचर में जाकर इसी पावर प्लांट को ठीक कर सकते हैं। लेकिन तभी पावर प्लांट की एनर्जी चली जाती है। अब ईथन फ्रीक आउट होने लगता है कि क्योर कहाँ है, लूप कहाँ है, मैं मरने वाला हूँ। जूड जैसे कैसे इसे समझाता है और ये लोग सिस्टम रिपेयर करने के लिए जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब ये लोग इस शहर की चीजें एक्सप्लोर करते हैं तब इन्हें बाहर का नजारा दिखाई देता है। सारे इंसान ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गए थे और उनके ढांचे वैसे ही पड़े थे। ईथन को एक जगह पर अपनी वाइफ की चीजें भी मिलती हैं और ये सब देखकर वो रोने लगता है कि उसे क्योर नहीं मिला, सारे इंसान मर गए हैं। वो डिप्रेस होके बैठ जाता है और यहाँ पर जूड, जो अभी तक ईथन को प्रोटेक्ट कर रहा था, वो उसे गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि तुम सीधा न्यूक्लियर पावर प्लांट चलो। दोनों मिलकर पावर प्लांट को ठीक करते हैं और वापस लैब में आते हैं। लैब में एक टाइमर चल रहा था। इतने वक्त के बाद ऑटोमेटिकली पोर्टल ओपन होगा और रेजिना अपने लोगों को लेकर आएगी। लेकिन इससे पहले जूड ईथन को मार डालने वाला था, इसलिए वो स्केलेटन वहाँ पर पड़ा हुआ था। ये तो थी सारी स्टोरी। अब यहाँ पर रेजिना अपने लोगों को लेकर तैयार होती है क्योंकि पोर्टल ओपन होने में ज्यादा टाइम नहीं था। तो यहाँ पर फ्यूचर में जूड और ईथन के दरमियान सख्त लड़ाई स्टार्ट होती है और ये सब कुछ जानने के बाद जैसी बातें रिकॉर्डिंग में थी ये दोनों भी वैसी बातें दोहराने लगते हैं। लेकिन इस वर्जन में ईथन जूड का माइंड चेंज करने की ट्राई करता है और कहता है
आई बिलीव इन यू। और ये सारी बातें सुनने के बाद जूड उसे नहीं मार सकता था क्योंकि वो इसका छोटा भाई था और वो गुस्से में खुद को ही गोली मार बैठता है। और दोस्तों इस टाइमलाइन में चीजें अलग हो जाती हैं। यहाँ पर ईथन नहीं जूड मरता है। अभी उसे कंप्यूटर पर उसके फादर का फर्स्ट मैसेज रिसीव होता है जो उन्होंने ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए भेजा हुआ था। सिर्फ फर्स्ट मैसेज। यहाँ ईथन को पता चलता है कि जो रिस्पॉन्स भेजा गया था सेंड ईथन वाइट, वो किसी और ने नहीं भेजा था बल्कि उसने खुद भेजा था। और ये सुनने के बाद वो सेम मैसेज सेंड करता है यानी कि सेंड ईथन। और ये मैसेज उसके फादर 2047 में रिसीव करते हैं और वो सर्कल वापस रिपीट होता है। अब यहाँ पर ईथन मशीन का पोर्टल ओपन करता है। वो इस कश्मकश में था कि मैं प्रेजेंट में वापस चला जाऊं क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्योर नहीं है। जब रेजिना पीछे मुड़ के देखती है तो वो भड़क जाती है क्योंकि मशीन से ईथन नहीं बल्कि वो पेड़ पौधे भेजे गए थे जो खत्म हो गए थे और यही पेड़ पौधे इंसानों को ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए काम आएंगे। यानी दोस्तों यही क्योर था। यानी अगर हमने प्लेनेट अर्थ को बचाना है तो हमें पेड़ पौधों को बचाना है। यहाँ पर फ्यूचर में भी ईथन टाइम मशीन बंद कर देता है और यहाँ पर लैब इंटरवीन करती है और उन्हें रेजिना का प्लान पता लग जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और अर्थ पे जो एक्सटिंक्ट प्लांट थे उन्हें दोबारा लगाकर अर्थ को हैबिटेबल बनाने की कोशिश करती है। और यहाँ पर जेंटी को भी घर में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए इन्हीं प्लांट्स की डिलीवरी होती है जैसे उसने वादा किया था कि सबसे पहला क्योर मेरी वाइफ को ही जाएगा। और प्रेजेंट में चेंजेस की वजह से टाइमलाइन पूरी चेंज हो जाती है और ईथन अपने प्रेजेंट में देखता है कि जहाँ पहले इंसानों के मरने की वजह से उनके स्केलेटन पड़े थे वहाँ अब इंसानों के बचने की वजह से एक खूबसूरत सा शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये थी मूवी 2067। आई होप आपको बहुत पसंद आएगी।